हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें हम मदर के करेज के बारे में पढ़ेंगे, यानी एक माँ की हिम्मत के बारे में। यह कहानी है दोस्तों एक माँ की जिसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और एक बेटी है दोस्तों। जो फैमिली है दोस्तों वो तबाह हो जाती है एक वॉर में। हम ज़्यादा सस्पेंस ना बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं मदर करेज एंड हर चिल्ड्रेन, जिसे लिखा था बर्टोल्ट बैरेचिट ने। बैरेचिट के इस प्ले में दोस्तों एक वॉर को दिखाया गया है। यह वॉर कैथोलिक रेजिमेंट और स्वीडिश आर्मी के बीच चल रही है। जो लड़ाई है दोस्तों 30 सालों से चल रही है, जिसमें एक माँ है 30 सालों से अपना एक वैगन कह सकते हैं दोस्तों, जिसमें बर्फ बेची जाती है ना आजकल, आइसक्रीम, वैसा एक ठेला होता है उसका, और वह उस चीज़ों को भर कर उस आर्मी को बेचती है। वो आर्मी जो वहाँ लड़ रही है उस वॉर में। जैसा कि दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ कि इसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे एक बेटी। कि बेटी जो है दोस्तों वो डम होते यानी गूंगी होती है। यह हो गया इस कहानी का इंट्रोडक्शन दोस्तों। हम इस प्ले के राइटर के बारे में जानेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है राइटर के बारे में जानना। दोस्तों बर्टोल्ट बैरेचिट का जन्म हुआ 10 फरवरी 1898 जर्मनी में, और इनकी मृत्यु हो गई 14 अगस्त 1956 बर्लिन में। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बुक्स लिखे, काफ़ी स्टोरीज लिखे, काफ़ी प्लेज लिखी, जैसे कि द थ्री पैनी ओपेरा, द गुड वुमन ऑफ सेजवान, द गुड पर्सन ऑफ सेजवान। इन्हें काफ़ी अवार्ड्स भी मिले दोस्तों। बैरेचिट ने स्पेशली दोस्तों हर एक प्ले में एक वुमेन के प्रति हो रहे अत्याचारों को दिखाया है। इस पुरुष प्रधान समाज में किस तरह औरतों पर जुल्म होता है। इनकी मोस्ट फेमस प्ले द गुड वुमेन ऑफ सेजवान में भी इन्होंने यही दिखाया है कि एक लड़की पे कैसे जुल्म हो रहा है दोस्तों। अगर आपको इसकी स्टोरी जाननी हो तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। उस स्टोरी की तरह इस स्टोरी में भी इन्होंने मदर पे हो रहे अत्याचारों को दिखाया कि किस प्रकार इनके दोनों बेटे और बेटी को मार दिया जाता है, फिर भी वह माँ हिम्मत नहीं हारती। इस स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए दोस्तों पहले हम कैरेक्टरों को जान लेते हैं। इसमें उस हिम्मती माँ का किरदार निभाने वाली का नाम है मदर करेज। इसकी बेटी का नाम है दोस्तों कैथरीन। इसके बड़े बेटे का नाम है इलिफ और छोटे बेटे का नाम है स्विस चीज। इसके बाद दोस्तों कुक एक आर्मी मैन है। चैपलैन जो है दोस्तों वह एक ऐसा आदमी है जिसको मिलता है मदर करेज से। और लास्ट है दोस्तों यवेटी पोर्टियर, जो कि इस वार में एक लकीएस्ट मैन है दोस्तों। यह बचता है स्वीडन के आर्मी में। इस प्ले में दोस्तों मेन 4 कैरेक्टर्स हैं मदर करेज, कैथरीन, इलिप्स और स्विस चीज, जिसमें से कैथरीन जो है दोस्तों वो गूंगी रहती है। इलिप्स जो रहता है दोस्तों वो एल्डर ब्रदर है यानी बड़ा भाई है, और स्वीट चीज़ यंगर ब्रदर यानी छोटा भाई है दोस्तों। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों, एक वॉर चल रही है स्वीडन और कैथोलिक के बीच में। यह जो वॉर है दोस्तों वो 30 ईयर्स से चल रही है। इसमें एक मदर करेज नाम की औरत है जो कि एक वैगन लेकर के स्वीडन के आर्मी जनरल्स को फूड सप्लाई करती है, खाना देती है, और इसी से उसके परिवार का गुजर बसर चल रहा है दोस्तों। और यह समय है दोस्तों 1624 का। अब मदर करेज जो है दोस्तों वो डेली आती थी और खाना देकर जाती थी। इसी तरह 2 साल गुजर गए, यानी कि 1626 आ गया। 1626 में एक दिन मदर करेज के साथ इलिप्स आया और स्विचिस और कैथरीन भी आई साथ में खाना देने के लिए। तभी वहाँ पे एक सोल्जर जिसका नाम येविटी होता है वो वहाँ पे आ जाता है दोस्तों, और कहता है तुम्हारा बेटा तो काफ़ी ज़्यादा होशियार और हिम्मत वाला लगता है, तुम अपने बड़े बेटे को आर्मी में क्यों नहीं भर्ती करती इलिप्स को। इसमें मदर करेज कहती है दोस्तों कि नहीं, मुझे अपने बेटे को आर्मी में भर्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा गुजर बसर हो जा रहा है, हम इसी से काम चला लेते हैं।
इसमें जो इलिफ होता है ना दोस्तों, वो कहता है नहीं माँ, मैं भी एक ब्रेव सोल्जर बनना चाहता हूँ, मुझे इसमें जाने दो। इलिफ का इतना कहते ही दोस्तों ये बेटी आगे आ जाता है और कहता है क्यों नहीं, अभी तुम भर्ती हो सकते हो, आ जाओ हमारी आर्मी में। इसके बाद इलिफ जो होता है दोस्तों वो आर्मी मैन बन जाता है और स्विचिस और कैथरीन मदर कैरेज के साथ वापस लौट जाते हैं खाना देने के बाद। दूसरे दिन जब मदर करेज आती है तो देखती है कि इलिप्स की वाहवाही हो रही है, यानी दोस्तों उसकी तारीफ हो रही थी। ये बेटी कहता है वाह, क्या छापेमारी की है तुमने उन फार्मरों पे, और काफी सारा भोजन का सामान इकट्ठा करके लाए हो, वाह क्या काम किए हो। इसमें मदर करेज कहती है कि यह कोई बहादुरी का काम नहीं है, उन निहत्थे किसानों पे वार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, यह तो एक पाप है। पर उसका बेटा इलिफ और आर्मी मैन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। अब 1626 के अंतिम माह बचे हुए थे। एक दिन इलिफ जो है दोस्तों वो टेंट पे इंटर करता है। यह जो टेंट होता है दोस्तों वह कुक आर्मी का होता है, यानी कमांडर कुक का। इलिफ कहता है हे कमांडर, मैंने पिजन्स को डराया और उससे काफ़ी ज़्यादा फूड भी इकट्ठा हो गया है, क्यों ना हम इन मुर्गियों को बेच दें और भी ज़्यादा डरा डरा के उन पिजंटों को, उन फार्मरों को सारा खाना वगैरह सब मांग ले या छीन ले। इसके इतना कहने के बाद कैप्टन को कहता वाह शाबाश, काफ़ी ज़्यादा बहादुर हो तुम इलिफ। इलिफ फार्मरों को डरा कर सामान लाता और कमांडर उसकी तारीफ करते। इसी में दोस्तों 3 साल गुजर जाते हैं। 3 साल गुजरने के बाद एक दिन मदर करेज जो है फिर से अपनी बेटी कैथरीन और अपने छोटे बेटे स्विचिस के साथ आती है, उसी वैगन को लेकर के एक वॉशिंग बकेट लेकर, जिसमें वो कहती है कि मैं सोल्जरों के कपड़े भी धो सकती हूँ। मदर करेज यह कह ही रही होती है दोस्तों कि अचानक वहां कैथोलिक आर्मी का अटैक हो जाता है, यानी कैथोलिक आर्मी ने स्वीडन आर्मी पे अटैक कर दिया। अटैक में सब जख्मी हो जाते हैं और कुक और वेटी जो था दोस्तों, दोनों कमांडर को स्विचिस अपने वैगन में जिसमें वह फूड लेकर आया था उसमें छुपा लेता है और उन दोनों को एक सेफ प्लेस में ले जाके अपनी बॉक्स को खोलता है। ये चीज़ उन्हें कहता है कि अब आप डरिए मत, आप सुरक्षित हैं मेरे बॉक्स में, अब आप आराम से निकल सकते हैं। इसके बाद वेटी और कुक दोनों उस बॉक्स से निकल जाते हैं दोस्तों। मदर करेज यह देखकर काफ़ी डर जाती है, वह सोचती है कि कहीं स्विचिस को भी ये लोग उसमें मिला ना ले, इसलिए वह स्विचिस को वहां से हटाने लगती है। मदर करेज यह कर रही होती है दोस्तों, तभी वहां पे कैथोलिक आर्मी का अटैक हो जाता है और वे स्विस को पकड़कर ले जाते हैं, जिससे मदर कैरेज काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और ये बेटी और कुक को कहने लगती है मैं जानती थी यही होने वाला है, इसलिए मैं अपने बच्चों को यहाँ से दूर रखना चाहती थी। ये बेटी और कुक दोनों उस पर तसल्ली दिलाते और कहते हैं कि हम किसी भी हालत में स्विस को लेकर आएंगे, आप डरे नहीं। मदर करेज के पास जितना भी पैसा होता है दोस्तों वह ये बेटी और कुक को देने लगती है और कहती है कि प्लीज़ मेरे बच्चे को वापस ले आओ। कुक इसे लेने से साफ इनकार कर देता है। मदर करेज उन्हें 200 गाइडर्स देती। कुछ दिन बीत जाने के बाद दोस्तों मदर करेज को बुलाया जाता है कैथोलिक आर्मी के द्वारा और कहा जाता है कि क्या तुम्हारा ही बेटा था जो स्वीडन की आर्मी में गया था और उनकी मदद कर रहा था। मदर कैरेज हाँ कहती है। कैथोलिक आर्मी उसे कुछ भी नहीं बताती, तब वह उन्हें 120 गाइडर्स का लोभ देती है। तब कैथोलिक आर्मी कहती है ठीक है, तुम अपने बच्चे का मुंह तो देख सकती हो और बता सकती हो क्या यह वह तुम्हारा ही बच्चा था। मदर कैरेज कहती हाँ मैं अपने बच्चे को पहचान लूँगी। मदर कैरेज को दिखाया जाता है दोस्त स्विचिस को, स्विचिस अब नहीं रहा। इसके बाद 2 आदमी जाते हैं और उसकी बॉडी को कैरेज के सामने फेंक देते हैं। मदर कैरेज काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है।
वह अपने आप को संभालती है। करेज अब काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी दोस्तों, क्योंकि उनके दोनों बेटे मर चुके थे। और एक दिन जब 1632 में एक ऑफिसर का फ्यूनरल जाता रहता, यानी उसका अंतिम यात्रा, तब वह सोचती है कि मेरे बच्चों का भी इसी तरह यात्रा जाता तो कितना अच्छा होता। पर वह अपने मन को मार कर यह कहती है कि मेरी बेटी के लिए और मेरे लिए खाना ज़रूरी है, इसलिए मुझे आर्मी मैन के लिए फूड बनाना है ताकि मेरे बच्चों को खाना मिल सके। एक दिन मदर कैरेज काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाती है दोस्तों। उस दिन कैथरीन खाना लेकर जाती है। कैथरीन जब वहाँ टेंट पर पहुँचती है दोस्तों, तो वहाँ अटैक हो जाता है अचानक। वहाँ से किसी तरह कैथरीन बच बचाकर मदर कैरेज के पास वापस पहुँचती है। कुछ दिन बीत जाते हैं दोस्तों, और अचानक अनाउंसमेंट होती है पीस की, यानी दोनों तरफ की आर्मी अब सुलह चाहती थी। इससे मदर कैरेज को काफ़ी ज़्यादा दुख होने लगता है, क्योंकि अब उसका बिजनेस जो था दोस्तों वह ठप पड़ जाएगा, और कैथरीन को और उसको खाना कैसे मिलेगा, और तो और उसके दोनों जवान बेटे मर चुके हैं। वह यह कंप्लेन करने कुक के पास जाती है कि काश तुम पहले ही पीस ले लेते तो आज मेरे दोनों बच्चे जिंदा होते। मदर कैरेज यह कही रहती है कुक को और उस पर ब्लेम कर रही होती, तभी वहाँ पे कॉलोनल का विधवा आती। कॉलोनल वही था दोस्तों जिसके फ्यूनरल में मदर कैरेज जाती है एक बार, याद है ना दोस्तों, 1632 में। उनकी विडो उनके पास आती है और कहती है कि मैंने भी बहुत कुछ खोया है इस जंग में, सिर्फ तुमने ही नहीं खोया। इसमें कुक को क्यों ब्लेम कर रही हो? वो यह तो बस एक वॉर है, और वॉर में बहुतों का हानि तो होता ही है। यह सब जो भी बातें हो रही थी दोस्तों मदर कैरेज और कॉलोनल की विडो के साथ, वह सब कैथरीन सुन लेती है। अब कैथरीन काफ़ी ज़्यादा दुख में हो जाती है कि अब हम कैसे जिएंगे, मेरे दोनों भाई भी नहीं रहे। उनकी कॉन्वर्सेशन सुनकर कैथरीन वहाँ से भाग जाती है। मदर कैरेज उसके पीछे पीछे जाती है। तभी कॉलोनियल की विडो कहती है कि अभी उसे अकेला छोड़ दें। तभी वहाँ कुक आता है दोस्तों और कहता है कि पीस डिक्लेयर हो चुका है, पर वॉर कभी भी हो सकती है, हमें सतर्क रहना होगा। हम इन फिजूल की बातों पे, पुरानी यादों पे नहीं रह सकते। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं दोस्तों, और टाइम आ जाता है ऑटमन का, और कई एक साल भी गुजर जाते हैं। टाइम है दोस्तों ऑटमन 1634 का। कैथरीन और मदर कैरेज अब एक साथ रहते हैं और अपना दुख व्यतीत करते हैं। मदर कैरेज आज भी वहाँ पे वैगन में खाना देने जाती है दोस्तों। जब एक दिन वह वहाँ खाना देने जाती है, तब कुक को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कुक की मदर मर चुकी हैं। सुनकर कुक काफ़ी ज़्यादा दुख हो जाता है और मदर कैरेज को कहता है कि क्यों ना तुम साथ चलो मेरे माँ के फ्यूनरल में, और वहाँ जिन्हें भी खाने की आवश्यकता होगी तुम उन्हें देना, मैं तुम्हें इसके लिए एक्स्ट्रा पे करूँगा। पर मदर कैरेज रिफ्यूज़ कर देती है, क्योंकि वह कहती है कि मुझे कैथरीन को अकेला छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा। कुक इसके लिए द सॉन्ग ऑफ ग्रेट शॉल को हायर कर लेता है फूड के लिए अपने मदर के फ्यूनरल में। मदर कैरेज वहाँ से चली जाती है, और जाते जाते भी वह यही दोहरा रही थी कि मैं अपनी बच्ची को नहीं छोड़ सकती, कैथरीन अकेली होगी, मैं जाऊंगी। कुक को काफ़ी अजीब लगता है क्यों ये बार बार कैथरीन को नहीं छोड़ूंगी, कैथरीन को नहीं छोड़ूंगी यह कह रही थी। अब उसने द सॉन्ग ऑफ द ग्रेट शॉल्स को बुक कर लिया था, इसलिए वह मदर कैरेज के पीछे नहीं जाता। काफ़ी दिन बीत जाते हैं दोस्तों। एक दिन मदर कैरेज कैथरीन को कहती है कि कुछ सामान लेने के लिए मुझे मार्केट जाना होगा, क्या तुम रह लोगी कैथरीन? इसके बाद दोस्तों मदर कैरेज वहाँ से चली जाती है। कैथरीन घर में अकेली रहती है। टाइम होता है जनवरी 1636 में। मदर कैरेज जैसे ही जाती है दोस्तों, इधर खबर आती है कि कैथोलिक रेजिमेंट्स ने तीसरी बार अचानक सरप्राइजली अटैक करके स्वीडिश आर्मी को हरा दिया है।
अब कैथोलिक रेजिमेंट जीत चुका है। कैथोलिक रेजिमेंट अब फार्म्स में घुसने लगता है और एक एक करके सबको मारने लगती है। कैथरीन यह सब देखकर चुपके से ऊपर जाती है दोस्तों, और वो कोशिश करती है कि सारे गांव वालों को जगा दो। यहाँ पता चलता है दोस्तों कि कैथरीन तो बेचारी गूंगी थी, इसलिए वह चिल्ला ही नहीं सकती थी। तब वो चुपके से रूफ में चढ़ जाती है, यानी छज्जे पर, और वहाँ रखा ड्रम को जोर जोर से बजाने लगती है ताकि सारे फार्म हाउस गांव वाले सतर्क हो जाएं कैथोलिक रेजिमेंट के अटैक से। दोस्तों तभी एक कैथोलिक रेजिमेंट की नज़र पड़ती है कैथरीन पर और वह उसे शूट कर देते हैं। कैथरीन ड्रम बजाते वक्त ही मारी जाती है और वहां से गिर जाती है। जब मदर करेज वहां पे लौटती है दोस्तों, तो वह देखकर वो कुछ नहीं कहती, लोग उसे सांत्वना देने लगते हैं। तब वह ब्यूरी के लिए पे करती है, यानी अपने बेटी के लिए दफन के लिए पैसे देती है। अपने वैगन में उसकी लाश को उठाकर दफन करने जाती है। सारे फार्म वाले उसके साथ जाते हैं और उसे हिम्मत देते हैं कि प्लीज़ हिम्मत रखो। अब मदर कैरेज कहती, हिम्मत की क्या बात है, मुझे खाने के लिए तो मेहनत करनी होगी ना। और यहीं पे यह प्ले ख़त्म हो जाता है दोस्तों। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।